कृतार्थ ज्योतिष सत्य एवं समाधान में आप सभी का स्वागत है। पिछली कक्षाओं में हमने ग्रहों का, राशियों का और नक्षत्रों के बारे में अध्ययन किया था कि राशियों का और नक्षत्रों का आपके शरीर के किन किन भागों में कैसा प्रभाव होता है। तो आज हम कक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज बात करेंगे कि जो नवग्रह देवता हैं उनकी आपस में किन किन ग्रहों से मित्रता है और किन ग्रहों से शत्रुता। क्योंकि जब भी आप कुंडली अध्ययन करेंगे तो ये जानना अनिवार्य है कि कौन सा देवता किस राशि में बैठा, उस राशि के स्वामी कौन है, वो उसका मित्र है भी कि नहीं, और यदि शत्रु हुआ तो अच्छा फल नहीं देगा, मित्र है तो शुभ फल देगा, और यदि वो उच्च का हुआ तो राजयोग बना देता है। तो ये सब हमारे जो है आधारभूत ज्योतिष की बहुत जो है महत्वपूर्ण विषय हैं। जब तक कि हम इन विषयों में हम पकड़ नहीं बनाएंगे तो कुंडली अध्ययन नहीं कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आत्मा के कारक सूर्य देवता की बात करते हैं। सूर्य देवता के जो परम मित्र ग्रह माने जाते हैं वो हैं चंद्र देवता, मंगल देवता और बृहस्पति देवता। ये तीन ग्रह जो हैं वो सूर्य देवता के मित्र हैं। और शुक्र की जो शत्रुता है वो शुक्र देव के साथ है, शनि देवता और राहु के साथ। राहु के साथ तो परम शत्रुता होती है, क्योंकि जब सूर्य के साथ राहु बैठ जाता है तो ग्रहण योग बनाते हैं, जिसे हम पितृदोष भी बोलते हैं। यश मान प्रतिष्ठा में कमी आता है जीवन में। शनि के साथ बनाते हैं तो पिता के साथ वैचारिक मतभेद हो जाता है। तो और शुक्र के साथ अगर संबंध होता है तो कुछ राशियों में अच्छा फल मिलता है और कुछ राशियों में बेहद खराब फल देखने मिलते हैं। तो ये तीन जो देवता हैं, शुक्र शनि राहु, ये सूर्य के परम शत्रु हैं। और सूर्य के जो मित्र हैं चंद्र मंगल और देवगुरु बृहस्पति। उसके बाद आगे बात करते हैं चंद्र देवता की। चंद्रमा के जो मित्रता है वो सूर्यदेव के साथ में है और बुध के साथ में है। यहाँ थोड़ी विचित्रता मिलेगी। चंद्रमा की जो मित्रता बुध के साथ में है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार बुध जो है वो जो है चंद्रमा जो है बुध के पिता हैं। और चंद्रमा की बाकी किसी अन्य ग्रह से शत्रुता नहीं है, केवल राहु और केतु को अपना शत्रु मानता है। क्योंकि राहु और चंद्रमा जब बैठ जाते हैं एक साथ किसी भी भाव में तो वो भी ग्रहण योग का निर्माण करता है। तो जिस भी जातक की कुंडली में राहु और चंद्रमा एक साथ बैठते हैं तो उसका थोड़ा सा मानसिक संतुलन जो है बहुत अच्छा नहीं होता, जल्दी विचलित हो जाता है, उसको तेज गुस्सा आ जाता है, निर्णय लेने की क्षमता कम हो जाती है, मन अशांत रहता है। तो चंद्रमा के जो परम शत्रु हैं वो राहु देवता हैं और केतु देवता हैं। अब तीसरे नंबर पे आते हैं मंगल देवता। मंगल की जो मित्रता है वो सूर्य देवता के साथ में है, चंद्रमा के साथ में है और बृहस्पति देवता के साथ में है। ये तीन परम मित्र हैं। मंगल और सूर्य मिलकर के राजयोग बना देते हैं, मंगल और चंद्रमा मिलकर लक्ष्मी योग बना देते हैं, मंगल और बृहस्पति मिलकर के ज्ञान योग बना देते हैं। तो ये तीनों के साथ मंगल की परम मित्रता है। और मंगल के जो शत्रु हैं, परम शत्रु, वो शनि और शुक्र देवता हैं। तो मंगल जब भी शनि देवता के साथ बैठेंगे तो शुभ फल में मंगल के शुभ फल को वो तोड़ेगा। शुक्र के साथ बैठेंगे तो वासना बड़ी तीव्र हो जाती है, भौतिक सुखों के लिए बहुत लालायित कर देता है। और या तो शुक्र या शनि की राशि में अगर मंगल देवता बैठ जाएं तो अच्छे फल नहीं देते। और मंगल देवता सूर्य की राशि में बैठें या चंद्रमा की राशि में बैठें या बृहस्पति की राशि में या उनके साथ बैठें तो उनके फलों में शुभता देखी जाती है। अब चौथे क्रम में आते हैं तो बुध देवता। बुध देवता के जो मित्र हैं वो सूर्य देव हैं और शुक्र देव और राहु देवता। राहु और शुक्र के साथ भी मित्रता है। और बुध और सूर्य जब मिलते हैं एक साथ तो इसको बोलते हैं सूर्य बुधादित्य योग। तो और बुध की जो शत्रुता है वो चंद्रमा और बृहस्पति के साथ में है, क्योंकि चंद्रमा तो बुध को अपना पुत्र मानते हैं लेकिन बुध चंद्रमा को अपना पिता नहीं मानता। ये पौराणिक कहानियाँ आपको देखने, सुनने और पढ़ने को मिल जाएगा। और पंचम जो ग्रह हैं देवगुरु बृहस्पति, जो पहले भी हम चर्चा कर चुके थे, बृहस्पति ग्रह मध्य में विराजमान है, उनके ऊपर 4 ग्रह होते हैं और नीचे 4 ग्रह। तो देवगुरु बृहस्पति की जो मित्रता है वो सूर्य के साथ परम मित्र हैं और चंद्रमा के साथ गजकेसरी योग बनाते हैं। जिन भी जातकों की कुंडली में यदि गुरु अपने मित्र राशि में, स्वराशि में बैठा हो या मूल त्रिकोण में बैठा हो तो ये गज केसरी योग अत्यंत फलित होता है। केवल हम गज केसरी योग के प्रभाव को देख कर के बता सकते हैं कि ऐसा इंसान जो है संपन्न होगा, यश मान कीर्ति मिलेगी, धार्मिक और सात्विक विचारों वाला होगा। जो भौतिक संपन्नता और आध्यात्मिक वृत्ति उनके पीछे पीछे चलने वाली होती है। तो गुरु के मित्र में सूर्य, चंद्रमा और मंगल, और उसके शत्रु में गुरु देवता जिसको शत्रु मानते हैं वो बुध को शत्रु मानते हैं और शुक्र देवता को शत्रु मानते हैं। अब यहाँ हम थोड़ा रुक के फिर से विचार करेंगे कि देखिए गुरु, मंगल और सूर्य, ये तीन देवता की आपस में मित्रता है। चंद्र मंगल बृहस्पति, सूर्य चंद्र बृहस्पति और सूर्य चंद्र मंगल, तो ये तीनों परम मित्र ग्रह माने जाते हैं।
अब उसके निचले क्रम में आते हैं तो यहाँ से विभाजन चालू हो जाता है। बिल्कुल जो है शुक्र देवता जो हैं वो बुध को मित्र मानते हैं, शनि देवता को मित्र मानते हैं और राहु को मित्र मानते हैं। सूर्य और चंद्रमा को अपना परम शत्रु मानते हैं। उसके साथ साथ शनि देवता की बात करें तो शनि देवता बुध, शुक्र और राहु को मित्र मानते हैं, सूर्य को शत्रु मानते हैं और चंद्रमा को शत्रु मानते हैं और मंगल देवता को। और उसके बाद आते हैं राहु देवता। राहु देवता की मित्रता बुध के साथ में है, शुक्र के साथ में और शनि के साथ में है, लेकिन सूर्य चंद्र मंगल को वो शत्रु मानते हैं। ऐसे ही इसी क्रम में केतु देवता जो है शुक्र शनि और बुध को मित्र मानते हैं और सूर्य चंद्र मंगल को शत्रु मानते हैं। तो निचले क्रम में आप देखेंगे शनि, राहु और केतु वो सूर्य चंद्रमा और मंगल को शत्रु मानते हैं। और आपस में ये जो ग्रह हैं शुक्र शनि राहु केतु ये आपस में परम मित्र कहलाते हैं। तो यहाँ से विभाजन चालू हो जाता है। तो जब तक के हमें अपने ग्रहों के मित्र और शत्रु का ही ज्ञान नहीं होगा तो कुंडली अध्ययन में दिक्कत आएगी, बाधा आएगी। तो ये बेहद आधारभूत बातें हैं जिसको आप लोगों को आत्मसात करना पड़ेगा। धीरे धीरे अभ्यास करते करते ये आपको याद हो जाएगी। एक सहसा याद करना मुश्किल है, लेकिन धीरे धीरे आप अभ्यास करेंगे तो आपको समझ आएगा। इसमें जैसे सूर्य मंगल और गुरु को आप याद कर लीजिए, ये आपस में हमेशा मित्र होते हैं। और शुक्र शनि राहु केतु को याद कर लीजिए, ये आपस में हमेशा मित्र होते हैं। इनके शत्रु भी लगभग एक जैसे होते हैं। अब इसके साथ साथ कुंडली में और क्या चीज़ देखा जाता है कि कौन सा ग्रह किस राशि में उच्च का होता है और कितने अंश तक के उच्च होता है। जैसे कोई भी ग्रह जब किसी राशि परिवर्तन करते हैं तो जैसे ही राशि परिवर्तन करते हैं तो प्रत्येक जो राशि है वो 30 अंश का एक कोण मात्र है। तो 1 2 3 डिग्री ऐसे ऐसे चलते चलते वो पार करते हैं। सूर्य देवता जो है एक दिन में 1 डिग्री चलते हैं, एक राशि को 1 माह में पार करते हैं। चंद्रमा जो है एक राशि को 2.25 दिन में पार करते हैं। तो आइए हम चलते हैं दूसरे चार्ट की तरफ जो बताता है सूर्य देवता मेष राशि में अपने मित्र मंगल की राशि में उच्च के हो जाते हैं। कहाँ तक? 10 अंश तक के वो उच्च के कहलाते हैं। और उसी के साथ ही उसके ठीक सप्तम भाव में तुला राशि में वो नीच के हो जाते हैं। तो जब भी सूर्य देवता मेष राशि में आते हैं तो राजयोग का निर्माण करते हैं, सरकारी पद प्रतिष्ठा यश मान कीर्ति देते हैं। और वो तुला राशि में अगर विद्यमान होते हैं तो सारी शुभता को तोड़ देते हैं। इंसान जो है वो यश मान कीर्ति के लिए तरस जाता है, छोटी छोटी सफलताओं के लिए तरस जाता है। तो सूर्य की खराबी वहाँ देखने मिलती है। उसके बाद आते हैं चंद्र देवता। चंद्र देवता को वृष राशि में उच्च का माना जाता है। जिस भी जातक की कुंडली में चंद्रमा वृष राशि में होता है 3 अंश तक के तो उसको उच्च का माना जाता है। और वृष राशि में चाहे कितने भी अंश का चंद्रमा पड़ा हो तो भी वो उच्च की स्थिति होती है। ऐसा एक प्रकार का राजयोग माना जाता है। व्यक्ति जो है मानसिक रूप से बहुत मजबूत होता है। और जैसे ही चंद्रमा वृश्चिक राशि में चले जाते हैं तो ऐसे व्यक्ति का चंद्रमा चूंकि मन का देवता है तो मन विचलित रहना, अशांत रहना, धन आने में परेशानी, ये सब बाधाएं आती हैं। और जब उच्च का रहता है तो क्या होता है? चंद्रमा धन का देवता है, मन का देवता है, स्त्री जातियों का कारक है। तो चंद्रमा जिनकी चंद्रमा जो है कुंडली में उच्च की रहती है वो मानसिक रूप से बड़े मजबूत होते हैं, धनवान होते हैं, संपन्न होते हैं। और चूंकि वृष राशि है तो शुक्र की राशि तो भौतिक सुख सीधा संपन्नता उनके पीछे पीछे भागती है। तब आगे बात करते हैं मंगल देवता की। मंगल देवता ये बड़ी विचित्रता है। मंगल देवता जो है शनि को शत्रु मानते हैं लेकिन मकर राशि में उच्च के पाए जाते हैं। और मंगल देवता जो है वो चंद्रमा को मित्र मानते हैं और उनकी कर्क राशि में उनकी नीचता है। लेकिन कभी कभी कर्क राशि में भी किसी अलग भाव में वो आगे जब अध्ययन करेंगे तो पता चलेगा वहाँ पर मंगल जो है अच्छा फल देता है। लेकिन ग्रहों के हिसाब से मंगल जो है मकर राशि में नीच के हो जाते हैं, उच्च के हो जाते हैं और कर्क राशि में नीच के हो जाते हैं। तो सबसे अच्छा फल मंगल जो है मकर राशि में देते हैं। और कर्क राशि में वो शरीर के कारक है। अब ये केवल तत्वों के कारण ही इसका विश्लेषण किया गया। मंगल जो है अग्नि तत्व कारक है और जो कर्क राशि है वो जल तत्व कारक है। तो उनका जो है स्वभाव जो है पूर्णतः बदल जाता है। नीचता का ये अर्थ है कि मंगल का स्वभाव वहाँ पर कर्क राशि में पूर्णतः परिवर्तन हो जाता है। एकाएक अशुभ फल नहीं देंगे अगर वो केवल खराब भाव में ना बैठे हों तो ये जो सारणी है उसके अनुसार मकर राशि में उच्च के और 28 अंश तक के और 28 अंश तक के कर्क राशि में नीच के माने जाएंगे। बुध देवता जो है वो अपने स्वराशि में ही उच्च के होते हैं। उनकी मूल त्रिकोण राशि जो कन्या राशि है बुध वहाँ उच्च का फल देते हैं। तो उच्च का जिसका भी बुध होता है कुंडली में वो बेहद वाक्पटु, विनम्र, व्यवहार कुशल, हंसी मजाक करने वाले और अनेक मित्रों वाले होते हैं और अपने बुद्धि कौशल से बड़ी बड़ी समस्याओं को हल करने वाले होते हैं। तो बुध कन्या राशि के 15 अंशों तक के उच्च का माना जाता है और ठीक अपने सप्तम भाव में कन्या राशि से सप्तम भाव में मीन राशि में 15 अंशों तक के नीच का माना जाता है।
तो अगर बुध नीच का हो गया तो बुध कारक किस चीज़ के हैं? बुद्धि के। तो क्या होता है, ऐसे व्यक्ति की निर्णय लेने की क्षमता कमज़ोर हो जाती है, गणित विज्ञान में रुचि थोड़ी कमज़ोर हो जाती है और बुद्धि संबंधित कामों में थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो कन्या राशि में बुध देवता उच्च के हो गए और मीन राशि में नीच के हो गए। तो जब हम ये पूरा ग्रहों की उच्चता नीचता, राशियों का पूरा प्रभाव, राशि का आपके शरीर के किस अंग में आधिपत्य है, नक्षत्रों का आपके शरीर के किस अंग में आधिपत्य है, तभी आप जान पाएंगे कि किस नक्षत्र की वजह से मुझे कहाँ बीमारी पड़ रही है, कौन से राशि की वजह से या कौन से ग्रह देवता की वजह से। जब आप जान जाएंगे कि कौन से ग्रह की वजह से आपके जीवन में परेशानी आ रही है या कौन से राशि या कौन सी नक्षत्र की वजह से, तो उसके उपाय करके, उसका जाप यज्ञ हवन करके निश्चित रूप से आप अपने जीवन की परेशानियों को बहुत हद तक के कम कर सकते हैं। और दूसरा फायदा क्या है, इन ज्योतिष विद्या को आत्मसात करके और ग्रहण करने का और सूक्ष्मता से अध्ययन करने का, कि आपके जीवन में अगर छोटे छोटे अवसर बनने आरंभ हो गए हैं तो उस अवसर को कैसे बड़ा किया जाए। ग्रहों की पूजा पाठ करके, उपासना करके, अगर आपके जन्म में क्लर्क बनने का भी योग लिखा है कुंडली में, सूर्य ठीक ठाक है, तो सूर्य को बलवान इतना कीजिए कि आप बड़े अधिकारी बन सके। तो ज्योतिष विद्या जो है वो आपको जीवन जीना सिखाता है, कैसे आप अपने जीवन को बहुत अच्छे से जी सकें और जीवन के दुष्प्रभावों को बेहद कम कर सकें। तो अब आगे बात करते हैं भगवान देवगुरु बृहस्पति की। देवगुरु बृहस्पति अपने मित्र चंद्रमा की राशि कर्क राशि में उच्च के होते हैं और शनि की राशि में 5 अंशों तक के नीच के होते हैं। तो कर्क राशि में उच्च का देवगुरु पहला लक्षण है। अगर कहीं किसी की कुंडली में लग्न में ही उच्च का गुरु देवगुरु बृहस्पति विराजमान हो जाए तो ऐसा व्यक्ति परम ज्ञानी होता है, शास्त्रों का ज्ञान होता है, धार्मिक होता है, आध्यात्मिक होता है और पिछले जन्म का ब्राह्मण यहाँ जाति व्यवस्था से नहीं है, पिछले जन्म का परम विद्वान होता है। तो जहाँ पर भी गुरु कर्क राशि में पाया जाता है वो उच्च का होता है और अच्छा फल देने में वो बाध्य होते हैं। मकर राशि में गुरु नीच के हो जाते हैं तो थोड़ी सी आध्यात्मिकता में कमी आ जाती है और कई बार जीवन में जो है दूरदर्शिता थोड़ी कम हो जाती है। अब आगे बात करते हैं शुक्र देवता की। शुक्र देवता ही हैं भोग विलास के देवता। जितना भी हम जीवन में सुख सुविधा संपन्नता ऐशो आराम जो भोग पाते हैं वो शुक्र देवता के कारण ही हमको जीवन में मिलता है। तो शुक्र देवता देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में उच्च के होते हैं और अपने मित्र बुध की राशि में वो नीच के हो जाते हैं 27 अंश तक के। और उसके बाद आते हैं शनि देवता। शनि देवता न्याय करता है, दंड के कारक हैं। अगर आपने अच्छे कर्म किए तो शनि की दशांतर दशा में आपको राजयोग जैसा फल मिलता है और अगर आपने खराब कर्म किए हैं तो शनि उच्च का भी है तब भी अच्छे फल देखने नहीं मिलते हैं। तो शनि तुला राशि में अपने मित्र शुक्र की तुला राशि में उच्च के कहलाते हैं। जिन जातकों की कुंडली में शनि उच्च के होते हैं तो वे कुशल और विद्वान होते हैं, राजनीति में और जितने भी साम दाम दंड भेद युक्ति वाले कार्यों में उनको बेहद लाभ होता है। उद्योग संबंधी अगर काम करते हैं तो उद्योग में बड़ी सफलता दे देता है। और शनि देवता मंगल की मेष राशि में नीच के हो जाते हैं, ठीक जो तुला से सप्तम भाव कहलाता है। तो 20 अंश तक के शनि देवता तुला राशि में उच्च के होते हैं और मेष राशि में वो नीच के हो जाते हैं। अब आते हैं राहु देवता। तो राहु देवता और केतु देवता की उच्च और नीच पर अनेक विद्वानों में अलग अलग मतभेद है। कहीं कहीं कुछ विद्वान बोलते हैं कि राहु देवता मिथुन राशि में उच्च के होते हैं और कुछ विद्वानों का कहना है कि वृष राशि में। तो लगभग प्रभाव दोनों में एक जैसा देखने को मिलता है। तो राहु 15 डिग्री तक के आप मान सकते हैं मिथुन या वृष राशि, ये दोनों अध्ययन का विषय है। कहीं कहीं कुंडली के पूरे विवरण के बाद आप समझ पाएंगे। तो मिथुन और वृष राशि में 15 डिग्री तक उच्च के होते हैं और धनु उनके ठीक सामने, मिथुन के सामने धनु और वृष के सामने वृश्चिक राशि में वो नीच के पाए जाते हैं। वैसे ही मतभेदता जो है केतु को लेकर के है। अनेक ग्रंथों में केतु को धनु राशि में उच्च का माना जाता है और केतु को धर्म की ध्वजा बोला गया है, आध्यात्मिकता का कारक बोला गया है, मोक्ष का देवता भी है। लेकिन कोई केतु कष्ट का भी कारक है और जब कष्ट देता है तो आदमी या तो पूरी तरह से पवित्र हो जाता है या तो फिर वो भटक जाता है जीवन से। तो केतु धनु राशि में उच्च के होते हैं या अथवा कई विद्वानों में मतभेद ये है कि वृश्चिक राशि में भी उच्च के होते हैं 15 अंशों तक के। उसी तरह से मिथुन राशि में नीच के हो जाते हैं और वृष राशि में उच्च के हो जाते हैं। आप देखिए ये दोनों ग्रह आपस में, क्योंकि ये दोनों हमेशा आमने सामने होते हैं, राहु के ठीक सामने केतु होता है क्योंकि ये दोनों का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। ये चंद्रमा जो है पृथ्वी के मार्ग को जहाँ जहाँ काटती है तो एक तरफ जो है राहु बनता है जो चुंबकीय प्रभाव होता है और दूसरी तरफ जो है केतु बनता है। तो ये हमेशा 180 डिग्री आमने सामने होते हैं। तो जिस राशि में राहु उच्च के होंगे तो ठीक उसके विपरीत सप्तम भाव में जो केतु जो है उच्च के होते हैं। जैसे मिथुन राशि में राहु उच्च के होंगे तो धनु राशि में केतु, किंतु राहु जो है धनु राशि में नीच के हो जाते हैं। तो
इसी तरह से हमको ये उच्च और नीच का जो चार्ट है हमको धीरे धीरे करके याद करना पड़ेगा। जैसे जैसे हमारी पकड़ मजबूत होती जाएगी कि सूर्य, चंद्रमा, मंगल आदि सारे ग्रहों के मित्र और शत्रु कौन हैं ये पहचानने लग जाएंगे, ग्रहों की उच्चता नीचता को पहचानेंगे, जो नक्षत्र हैं वो हमारे शरीर पर कहाँ कहाँ आधिपत्य रखते हैं, इन बातों को जब जान जाएंगे तो लगभग समझिए आपने ज्योतिष की बहुत अच्छी शुरुआत कर ली। आप प्रथम दृष्टया ही कुंडली देखते ही किसी इंसान के व्यक्तित्व को पूरी तरह आकलन कर पाने में समर्थ हो जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।